हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 2 भी हमने स्टार्ट कर दिया है। आप सभी के कहने पर इसको स्टार्ट किया गया है, जिससे स्टूडेंट आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से खत्म हो सके और रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेट हम आपको करा सकें और आप सभी बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाओ। इसी वजह से हम आप सभी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 2 में हमारा जो लेसन है वो कौन सा है, किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र, और चैप्टर नंबर ये कौन सा हमारा 9 है। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में बता दिया था और उसके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस थी, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज उन्हीं डेफिनेशंस को मैं लिख कर बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आओ यहाँ हेडिंग लगा लो, गोलीय दर्पणों से संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मुख्य परिभाषाएं। इंग्लिश में कहते हैं फ्यू डेफिनेशंस, फ्यू डेफिनेशंस regarding to spherical mirrors, spherical mirrors। ठीक है, ये आपका इंग्लिश हो जाएगा। आप इसको बना दो हेडिंग। तो देखो, मैंने जब आपको गोलीय दर्पण पढ़ाया था तो स्टूडेंट वहाँ पर मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस के बारे में आपको डिस्कस किया था। कौन कौन से, पहले मैं आपको बता देता हूँ गोलीय दर्पण से रिलेटेड। जैसे था आपका एक वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र डालो, पहला एक वक्रता केंद्र मैंने आपको बताया था। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक मैंने वक्रता त्रिज्या के बारे में आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा। वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ रेडियस, ठीक है। एक था स्टूडेंट आपका ध्रुव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। एक था आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे दर्पण का द्वारक हो गया, मुख्य फोकस हो गया, ठीक है, या दर्पण की फोकस दूरी हो गया। वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँ। मतलब 6-7 डेफिनेशंस हैं जो कि मिरर्स से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको पहले यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है। ये कोई कांच का खोखला गोला था जिसको हमने काट कर क्या बना दिया स्टूडेंट, दर्पण बनाया है। 2 बना दे रहा हूँ जिससे कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएँ, उत्तल और अवतल दर्पण से रिलेटेड। ठीक है, ये कांच के 2 खोखले गोले मान लो। अब अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में जो परावर्तन है वो दबे हुए तल से होता है। तो हमने इस कांच का इतना सा हिस्सा काट लिया है। ठीक है, ये हिस्सा हमने क्या किया, कांच का काट लिया इस खोखले गोले से, इस वाले हिस्से को जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, ये वाला हिस्सा हमने काट लिया। और अवतल दर्पण में आप सभी जानते हो कि जो परावर्तन है वो दबे हुए तल से होता है। तो इसकी इधर साइड क्या कर देंगे, हम पेंट कर देंगे, या कह सकते हो कलई किया हुआ तल होगा ये। क्लियर सभी को। अब ये कांच का जो खोखला गोला है, इसका जो केंद्र है ये होगा, क्या है, ये कांच का खोखला गोला जो है इसका केंद्र बीच में होगा। सेम अगर हम इसके साथ करें तो इसका भी केंद्र कहाँ होगा, बीच में। और यहाँ पर भी हम इस इतने से हिस्से को काटेंगे दर्पण को बनाने के लिए। ठीक है, इतना हिस्सा हमने काट लिया है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तो इसमें कलई इसके दबे हुए तल पे होगी। तो ये क्या है स्टूडेंट, हमारा अवतल दर्पण है, और ये क्या है स्टूडेंट, हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्लियर सभी को। अब स्टूडेंट एक एक डेफिनेशन में आपको समझाता हूं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर C लिखोगे तो C क्या है, वक्रता केंद्र है, किसका, दर्पण का। उसके बाद
मैं एक रेखा खींचूंगा जिसको मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये वाली, इसमें ये वाला पॉइंट बनाओगे। तो ये रेखा जो मैंने खींची है इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। सेम यहाँ पर ये जो रेखा खींची जा रही है स्टूडेंट, ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है या मुख्य अक्ष है। क्लियर सभी को? और ये बिंदु जो होता है ये होता है P, दर्पण का ध्रुव। ये वाला क्या होगा P, दर्पण का ध्रुव, ठीक है ना, पोल। अब CP, जो आपको CP दिखाई दे रही है, ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, या फिर कह सकते हो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा है वो तो हमारी मेन एक्सिस कहलाएगी। फिर बात आती है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हमारा ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है और ये खोखला गोला है। हमने इस गोलीय दर्पण को या फिर अवतल दर्पण को इस खोखले गोले से काट कर बनाया है, तो इसकी ये जो त्रिज्या है, इसकी ये जो रेडियस है, यही हमारी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा इजी डेफिनेशंस होती हैं, कुछ भी नहीं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आप आसानी से बना सकते हो डेफिनेशंस को, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सभी को? फिर बात आती है ध्रुव किसे कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और बना दे रहा हूँ। M1 M2 क्या है, हमारा दर्पण का द्वारक है। यहाँ पर ही बना दोगे आप M1 M2। अब एक एक डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ। वक्रता केंद्र क्या है, तो यहाँ लिखोगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। चित्र में इसे C से प्रदर्शित किया गया है। क्लियर सभी को? तो हमारा ये जो गोलीय दर्पण है इस खोखले गोले को काट कर बनाया गया है। अब ये खोखले गोले को काट कर बनाया, तो इस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वही हमारा वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यही डेफिनेशन आप इसके साथ लिखोगे वक्रता त्रिज्या के साथ, क्या होगी, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चित्र में दूरी CP, ये CP दिखाई दे रही है, यहाँ लिखोगे। चित्र में एक लाइन लिख लेना, यहाँ पर स्पेस कम है। चित्र में दूरी CP वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो दूरी जो CP आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, वो क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। लिख लोगे यहाँ पर, चित्र में दूरी CP दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। क्लियर है? यहाँ तक दो डेफिनेशंस क्लियर हो चुकी हैं, बहुत ही इजी डेफिनेशंस हैं, कुछ भी नहीं स्टूडेंट। फिर बात करते हैं ध्रुव की। तो देखो ये हमारा क्या है, परावर्तक तल है। ये हमारा क्या है, परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो यहाँ लिखोगे दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। चित्र में इसे P से प्रदर्शित किया गया है। चित्र में इसे P से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। ये जो हिस्सा है ये क्या है, हमारा परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल का जो बीच में बिंदु होगा, उस बीच के बिंदु को ही हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर सभी को? मुख्य अक्ष क्या है, तो देखो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिला रही है उसको हम दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहां लिखोगे दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा
मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मैंने यहाँ पर 4 डेफिनेशंस को क्लियर कर दिया स्टूडेंट। इसी डायग्राम से आप चारों के चारों डेफिनेशंस बना सकते हो, सारी डेफिनेशंस बना सकते हो यार, कोई भी डेफिनेशन टफ नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपने डायग्राम सही तरह प्रिपेयर कर लिया तो आप सारी डेफिनेशंस को अपने आप बना सकते हो, इतनी ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। चलो आगे की जो डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं हम। अगली हेडिंग डालो दर्पण का द्वारक, इसको मिटा देते हैं अब। और देखो वीडियोस को आप लाइक नहीं करते स्टूडेंट, आप हमें मोटिवेट नहीं करोगे तो आप सभी के लिए कैसे हम मेहनत कर सकते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। 5वां पॉइंट डालो दर्पण का द्वारक। तो यहाँ पर जो दर्पण का द्वारक, देखो दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास है, मतलब ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, या फिर आप कह सकते हो कि M1 M2 जो है ये क्या होगा, दर्पण का द्वारक होगा। तो यहाँ लिखोगे आप, पहले डालोगे 5 पॉइंट दर्पण का द्वारक। एपर्चर ऑफ मिरर, क्या लिखोगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, मतलब M1 M2 परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में इसे M1 M2 से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा है। चाहे मैं इधर की बात कर लूँ तो ये दर्पण का द्वारक हमारा M1 M2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इधर इसकी बात करूँ तो M1 M2 हमारा क्या होगा, दर्पण का द्वारक होगा या एपर्चर ऑफ मिरर होगा। तो दर्पण का जो परावर्तक तल है ये पूरा का पूरा क्या है, परावर्तक तल है। इस परावर्तक तल का जो व्यास होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो 5 डेफिनेशंस क्लियर हैं। डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम से आपको सारी डेफिनेशंस बनानी है। मैं अब इसको मिटा देता हूँ। अब अगली हेडिंग है आपकी मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। और उसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा, डायग्राम से आपको समझना है। ये तो हमारी हेडिंग चली रही है। 6ठा पॉइंट क्या हमारा, मुख्य फोकस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्रिंसिपल फोकस। पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो ये मैं यहाँ पर अवतल दर्पण बना रहा हूँ। इसके इधर क्या होगा, कलाई किया हुआ तल होगा, और बीच में इसके ये क्या है, हमारी मुख्य अक्ष। सेम आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बनाओगे। इसमें ये वाला सिरा क्या है, कलई किया हुआ, क्योंकि इसमें उभरे हुए तल से परावर्तन होता है, उसमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है। बस दोनों में यही अंतर है। ये दोनों हमारी मेन एक्सिस हो जाएगी। तो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, मुख्य अक्ष। ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस, कुछ भी कह सकते हो, मुख्य अक्ष। अब देखो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश किरणें चल रही हैं तो ये दर्पण से टकराएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप सीधी लाइन खींच सकते हो, और टकराने के बाद दर्पण की जो मुख्य अक्ष है उस पर कहीं ना कहीं जाकर ये फोकसित हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप पैमाने से लाइन सही से खींच लेना। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बिंदु जो बना हमारा, ये वाला जो बिंदु है स्टूडेंट, इसी को हम मुख्य फोकस कहते हैं, F। ये हमारी प्रकाश किरणें हैं, कुछ इस प्रकार से चल रही थी, और ये टकराने के बाद हमारी परावर्तित किरणें होंगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव। और
मुख्य फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी है स्टूडेंट, वो फोकस दूरी कहलाती है। स्मॉल f से रिप्रेजेंट करोगे कुछ इस प्रकार से। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फिर अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है। अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ पर ये प्रकाश किरणें दिखाओगे आप सभी, दिखा दी। अब टकराने के बाद स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार से रिपल्स हो जाएंगे, ठीक है, और हमें ऐसा लगेगा कि किसी बिंदु से आ रही हैं, तो यहाँ पर आप ये बिंदु बना दोगे। सेम आप हर एक जगह यही करने वाले हो, सेम यहाँ करोगे, पैमाने से खींचोगे तो लाइन सीधी जाएंगी, ठीक है। सेम यहाँ पर करोगे। तो ये प्रकाश किरणें थी, टकराने के बाद क्या हो रही है स्टूडेंट, रिपल्स हो रही है, परावर्तित हो रही है ऊपर की ओर, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, तो हमारा एफ हो गया, और ये दिखाओगे आप एफ, स्मॉल एफ फोकस दूरी, और ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब टकराने के बाद देखो ऊपर की ओर जा रही हैं सभी, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि एफ बिंदु से आ रही हूं, तो एफ बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये आभासी किरणें हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि यहां से टकराने के बाद ऊपर की ओर जा रही हैं, और जब हम इन्हें कहीं मिलाएंगे तो किसी बिंदु से हमें आती हुई प्रतीत होंगी। यहां पर क्या है, वास्तव में मिल रही हैं, लेकिन यहां पर हमें ऐसा लगेगा कि एफ से आ रही हैं, यही दोनों में अंतर हो जाएगा। तो यहां लिखोगे दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, कोमा दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में ऐसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया गया है। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि दर्पण की ये जो मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश किरणें चल रही थीं, दर्पण से टकराई, टकराने के बाद बिंदु एफ पर सारी की सारी किरणें मिल गईं। तो ये जो बिंदु एफ आपको दिखाई दे रही है, हमारा प्रिंसिपल फोकस है। इसमें उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही थी, आने के बाद टकराई, टकराने के बाद ऊपर की रिपल्स हो रही हैं ये, तो हमें ऐसा लग रहा है इन किरणों को देखने पर कि ये किरणें एफ से आ रही हैं। तो बस यही हमने डेफिनेशन में थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और एक लाइन यहाँ पर और लिख सकते हो कि दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। अगर आप फोकस दूरी की डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख सकते हो, 7वां पॉइंट, फोकस दूरी क्या होती है, पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो क्या लिखोगे, या लिख दे रहा हूं, चलो मैं, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। आपको यहां पर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने पूरा का पूरा जो थ्योरी है वो डायग्राम से ही बनाया है। दर्पण का जो ध्रुव है और जो मुख्य फोकस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है, उसी को हम दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये छठा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट अगले टॉपिक की, ठीक है। इसको मिटा देते हैं पूरे कॉम में।
ये हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। देखो फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां डालोगे फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो बस थोड़ा सा रिलेशन जान लो। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों में रिलेशन क्या है? अगर जो हमने दर्पण ले रखा है, अगर उसका व्यास, दर्पण का जो व्यास है, अगर दर्पण का व्यास उसकी जो वक्रता त्रिज्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूँ आपको। ये हमारा क्या है? दर्पण का व्यास है। अगर ये दर्पण का व्यास इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या से कम है, ये हमारा P बिंदु है, ये C है, ये हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर ये वाला जो व्यास है, अगर इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या से कम है, दर्पण की इस वक्रता त्रिज्या से कम है, तो जो दर्पण की फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि किस कंडीशन में, जब हमारा जो व्यास है दर्पण का वो वक्रता त्रिज्या से कम हो, तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है? अब यहाँ पर जो टॉपिक आने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नोट डाल के। समतल दर्पण जो होते हैं उनकी फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। आप सभी जानते हो ये करके जो होते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर जिनको बोलते हैं, तो प्लेन मिरर की जो फोकस दूरी है वो अनंत या इन्फिनिटिव होती है। अब दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, जो दूरियां नापते हैं ना, चाहे F हो चाहे U हो, V, कहीं U पॉजिटिव होता है कहीं V नेगेटिव होता है, कुछ इस प्रकार से जो होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले एक्सिस ये जो होती है इनको बना लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड x अक्ष की धन दिशा है, ये साइड x अक्ष की ऋण दिशा है। ये साइड y अक्ष की धन दिशा है और ये साइड y अक्ष की ऋण दिशा है। पहले तो आपको इतना समझना है स्टूडेंट। अब यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा? पहला पॉइंट ये कि अगर हम ये सारी की सारी दूरी ध्रुव है, ये क्या है? हमारा पोल है, ध्रुव है। अगर इधर साइड आप दूरियां माप रहे हो तो सारी की सारी कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। अगर इधर साइड आप दूरियां माप रहे हो तो सारी की सारी कैसी होंगी? धनात्मक होंगी। मतलब x अक्ष की धन दिशा में अगर दूरियां नाप रहे हो तो वो पॉजिटिव होंगी, x अक्ष की ऋण दिशा में अगर दूरियां नाप रहे हो तो वो हमारी नेगेटिव होंगी। अगर हम y अक्ष की धन दिशा में चलें, अगर कहता है वो प्रतिबिंब की लंबाई, तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई हमने कुछ इस प्रकार से दिखा दी, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर वो नीचे की बात कर रहा है तो हमारी जो लंबाई वो कैसी होगी? नेगेटिव। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगर प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमारी पॉजिटिव होगी, ऊपर की ओर बात कर रहा है, क्योंकि हम y अक्ष की धन दिशा में जा रहे हैं। अगर हम y अक्ष की ऋण दिशा में जाएंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो लंबाई होगी वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो अगर हम x अक्ष की ऋण दिशा में, देखो s जैसे मैंने बनाया ना इसी के हिसाब से चलते रहो। s से चलोगे प्लस x है, मतलब सारी दूरियां पॉजिटिव। s से चलोगे सारी दूरियां नेगेटिव। ऊपर की ओर चलोगे सारी दूरियां पॉजिटिव, नीचे की ओर चलोगे सारी दूरियां नेगेटिव। कुछ इस प्रकार से समझने की कोशिश करो। तो आप ये पहला पॉइंट में लिख लोगे। सेकेंड पॉइंट में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। आप सभी को याद रखना, तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। पॉइंट है ये। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला पॉइंट यहां पर लिखोगे सीधे। अब सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या कि हमारा जो प्रतिबिंब बने वो कैसा होगा? आभासी। तो आभासी,
प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन। अब आप कहोगे कि सर सीधा प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, वो थोड़ा सा डिफाइन कर दो। तो मैं भी बताने वाला हूं। प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक एवं वास्तविक। वास्तविक का मतलब क्या है, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए लिख लेना, ठीक है ना, दिखाई ना दे रहा हो तो। प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपको चौथा पॉइंट अगर समझ में ना आ रहा हो या दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बता दूं थोड़ा सा। अगर हमने कोई दर्पण ले लिया, ठीक है, अब हमने ये वस्तु रखी है, अगर वस्तु के द्वारा प्रतिबिंब दूसरी साइड बन रहा है, मतलब इधर साइड बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन गया। फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो उल्टे प्रतिबिंब के लिए अगर सीधा प्रतिबिंब अगर सीधा बनेगा तो इधर ही साइड बनेगा जिधर वस्तु रखी हुई है, कुछ इस प्रकार से। उल्टा बनेगा तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। ठीक है, अब एक चीज यहां पर समझ लो कि अगर हमारा सीधा या आभासी, सीधा आभासी, आभासी बनेगा जिधर वस्तु रखी, अगर उधर ही प्रतिबिंब बनना है तो हमारा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो सीधे और आभासी प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन है वो कैसा होगा स्टूडेंट, वो धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा। बट जो हमारे वास्तविक या फिर हम कह सकते हैं कि उल्टे प्रतिबिंब होते हैं, उनके लिए जो आवर्धन है स्टूडेंट वो कैसा होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। कैसा होगा स्टूडेंट, ऋणात्मक होगा। क्लियर है, आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। और रेखीय आवर्धन को आप सभी जानते हो, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसके लिए हमारा जो आवर्धन है वो कैसा होगा, ऋणात्मक। और अगर हमारा आभासी प्रतिबिंब है तो हमारा आवर्धन कैसा होगा, धनात्मक। तो वास्तविक प्रतिबिंबों और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन कैसा आएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। तो आज का हमारा ये टॉपिक सारा का सारा यहीं पे समाप्त होता है। सब कुछ क्लियर है ना? अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध कराऊंगा, फिर उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। इसी प्रकार से आपका रे ऑप्टिक्स आगे की ओर चलता रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।